बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख रहे हैं चैनल फार्मेसी फाइल्स प्लस। तो आज हमारा एंटीबायोटिक्स का तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया के फर्दर ग्रो होने से रोकते हैं, हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से बचाते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर तीन किस्म की जो है हमने क्लासिफिकेशन जो है पहले दो किस्म की कर ली है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स और जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो है वो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो है वो करेंगे डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स। मतलब जो है ये बैक्टीरिया के सेल का जो है वो डीएनए ही जो है वो उसको अफेक्ट करेंगी। तो जब डीएनए अफेक्ट होगा तो पूरा का पूरा सेल जो है वो नॉर्मल एक्ट नहीं कर पाएगा और जो है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने किया था सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। उसके अंदर वो क्या करता था कि सेल वॉल को अफेक्ट करता था, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता था और जो है सेल वॉल जब नहीं होती थी तो पूरा सेल जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने किया था प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ऐसी प्रोटीन जो कि इस सेल की फॉर्मेशन होने में मदद देती है। जब उस प्रोटीन को हम लोग नहीं बनने देंगे, राइबोसोम को अफेक्ट करेंगे। जब राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं रहेगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं रहेगी तो सेल भी नहीं बन पाएगा। इसी तरह से जो है वो अब आज हम लोग करेंगे डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स नाम से ही जाहिर है कि डीएनए को अफेक्ट करेगा। तो डीएनए जो है सेल का डीएनए जो होता है, हर सेल का डीएनए होता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो दूसरा नॉर्मल सेल हो। तो इसके जब डीएनए को जब ये अफेक्ट करेगा तो जब नॉर्मल सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अंदर दो किस्म की क्लासिफिकेशन आ सकती हैं, सल्फोनामाइड्स या फिर फ्लोरोकाइनोलोन्स। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही छोटा होने वाला है, बहुत ही शॉर्ट है। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो है कुछ लेंथी टॉपिक था और जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो उससे कुछ कम लेंथी था। जबकि आज जो टॉपिक है डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और आप लोगों को ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे वीडियो पे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ाई आज नहीं करनी पड़ेगी, आज बस थोड़ा सा पढ़ना है और डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो कवर हो जाएगा। तो हम लोग जो है जितने भी जो नोट्स हैं जितने भी हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं लिपिन कॉट की बुक से। तो जो है आप लोग जो है इस चीज़ को भी जहन में रखें और जो है आप लोग सेम टू सेम एज़ इट इज़ पेपर में हमारे नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं, इसके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स आप लोग हमारे नोट्स का ले सकते हैं और जो है सेम टू सेम एज़ इट इज़ पेपर में आप लोग इसको लिख सकते हैं। सल्फोनामाइड्स सबसे पहले आते हैं, सल्फोनामाइड्स, और फिर हम लोग देखेंगे फ्लोरोकाइनोलोन्स। तो सल्फोनामाइड्स से स्टार्ट करते हैं कि सल्फोनामाइड्स क्या चीज़ें होती हैं। तो सल्फोनामाइड्स जो है हमें मिल गया है पेज। सल्फोनामाइड्स किस चीज़ को कहते हैं? सल्फोनामाइड्स सल्फ़र ड्रग्स होती हैं। मतलब सल्फोनामाइड्स के अंदर सल्फ़र लाजमी कंपोनेंट होता है, सल्फ़र ड्रग होती है। सल्फोनामाइड ड्रग्स ग्रुप कंटेनिंग SO2 NH2 एसिडिक इन नेचर होती है ये। अच्छा, अब आगे इसकी जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमें तीन किस्म की इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम लोगों को मिल जाती है ऑरली अब्जॉर्बेबल। मतलब ऑरली अब्जॉर्ब, जब हम मुंह से खाते हैं दवाई तो अब्जॉर्ब हो जाती है। एक दवाई होती है जो ऑरली हम लेते हैं पर जो लेस अब्जॉर्बेबल होता है, मतलब इतना एफिकेसी अपनी नहीं देती, इतनी बायोअवेलेबिलिटी नहीं देती। फिर तीसरी है टॉपिकल, मतलब जो हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। तो जब हम इनके नाम देख लेते हैं, ऑरली अब्जॉर्बेबल के अंदर हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं। सल्फाडायाजीन है, सल्फाडोक्साइन है और सल्फीसोजाजोल है, सॉरी। तो ये तीन किस्म के ड्रग्स हैं, सल्फाडायाजीन है, सल्फाडोसाइन है और सल्फीसोजाजोल है। ये तीन किस्म की ड्रग्स हैं। अब जो है दो किस्म की जो ड्रग्स हैं इनके अंदर हमने जो है पायरीमेथामाइन जो है वो लाजमी ऐड करके देना है, मतलब इनको कंबाइन करके देना है। पायरिमथाइमीन जो है वो हम लोगों ने इसके साथ जो है सल्फाडोसाइन के साथ भी और सल्फाडायाजीन के साथ भी जो है लाजमी कंबाइन करके देना है। इसी तरह से क्लासिफिकेशन अगर ओरली लेस अब्जॉर्बेबल को देखें तो इनके अंदर आ जाती है सल्फासेलाजाइन आ जाती है। और टॉपिकल जो ड्रग्स हैं उनके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो आ जाती हैं सल्फासीटामाइड है और मेफिनाइड जो है वो ड्रग्स हैं वो ये आ जाती हैं। तो आप लोगों ने सेम एज इट इज़ जी इनके नाम याद करने और पेपर के अंदर भी सेम ऐसे ही लिखने हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका अगर देख लेते हैं तो पाबा को जो है पाबा किसको कहते हैं? पैरामाइनोबेंजोइक एसिड जो है जब वो टेरिडीन के साथ कंबाइन करता है तो क्या फॉर्मेशन होती है? डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड जो है वो बन जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ईजी, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पाबा जो है, पाबा की फुल फॉर्म है पैरामाइनोबेंजोइक एसिड। जो पैरामाइनोबेंजोइक एसिड जो है ना, ये हमारे डीएनए की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैरामाइनोबेंजोइक एसिड जो है डीएनए के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये मौजूद होता है। तो जब इसके साथ टेरिडीन जो है ना मिल जाती है, टेरिडीन जो जाके जब अटैच हो जाती है तो क्या बनता है? डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड। पापा के साथ क्या मिलता है? टेरिडीन बनता है। ये अभी हम जो है नंबर 1 पे हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए बनता किस तरह से है। अब हम जब नंबर 2 पे जाएंगे तो नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे कि
जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो किस तरह से रोकती हैं इस डीएनए की फॉर्मेशन के अंदर, मतलब किस चीज़ को वो रोकती हैं तो कि जो है ये डीएनए नहीं बनता। अभी हम लोग देख रहे हैं डीएनए बनता किस तरह से है। नंबर 1 जो पॉइंट लिखा हुआ है, तो नंबर 1 का मतलब है कि अब हम लोग अभी प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, डीएनए बनता किस तरह से है। तो पाबा है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है, जब इसके साथ टेरिडीन मिलता है तो जब क्या बनता है डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड जो है। तो यहाँ पे हम इंजाइम कौन सा यूज़ होता है, डाईहाइड्रोटिरोइक एसिडेज, डाईहाइड्रोटिरोइक एसिडेज जो है वो यहाँ पे इंजाइम यूज़ होता है और डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड जो है वो जाके बनता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज़ होती है, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि जब डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड बन जाता है तो फिर उससे क्या बनता है, डाईहाइड्रोफोलेट बनता है। इंजाइम कौन सा यूज़ होता है, डाईहाइड्रोटिरोइड रिडक्टेज इंजाइम जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह डाईहाइड्रोफोलेट से क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, और टेट्राहाइड्रोफोलेट से आगे क्या बन जाता है, आगे जो है डीएनए बन जाता है। तो यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है, दिस प्रोवाइड द फंक्शनल ग्रुप, मतलब दिस का मतलब है टेट्राहाइड्रोफोलेट जो क्या करता है, दिस प्रोवाइड द फंक्शनल ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए सिंथेसिस, मतलब टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे क्या बनवाता है, डीएनए सिंथेसिस करवा देता है टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सबसे पहले जो यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग, जो है पाबा जो है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ जब क्या मिलता है, टेरिडीन जब मिलता है, पिछला पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ जब टेरिडीन मिलता है तो क्या बनता है, डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड बनता है। डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड के साथ क्या मिलता है, डाईहाइड्रोटिरोइड रिडक्टेज मिलता है तो क्या बनता है, डाईहाइड्रोफोलेट बनता है। फोलेट के बाद क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो डीएनए जो है सिंथेसिस करवा देता है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो डीएनए के सिंथेसिस के अंदर जो है वो होता है। अब जाके नंबर 2 पे, ये मतलब इस तरह से डीएनए जो है सिंथेसिस होता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो है वो। अब आप नंबर 2 पे आ गए। नंबर 2 के अंदर हमने देखना है कि एंटीबायोटिक्स किस तरह से इस डीएनए सिंथेसिस को रोकती हैं। जाहिर बात है हम डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स के अंदर हम लोगों ने देखना है कि डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट किस तरह से होती है, रुकती किस तरह से, एंटीबायोटिक्स किस तरह से काम करेंगे। तो सेम मतलब ऊपर वाला ही यही प्रोसीजर आप लोगों ने लिखना है, मतलब इसके अंदर सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, बाकी सारा कुछ वही है। तो चेंजिंग क्या करनी है हम लोगों ने देखना है कि सल्फोनामाइड्स। अब सल्फोनामाइड्स क्या है, सल्फोनामाइड्स तो है ना डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, एंटीबायोटिक है, डीएनए इनहिबिटर है, क्या है ये, एंटीबायोटिक है। तो वही तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, एंटीबायोटिक। तो सल्फोनामाइड्स क्या करेगी, टेरिडीन के साथ मिलेगी। पहले क्या मिलता था, पहले इसकी जगह पैबा मिलता था, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड डीएनए सिंथेसिस के अंदर मिलता था। ऊपर जब हमने देखा था, यहाँ पे देखें आप लोग, पैबा मिलता था टेरिडीन के साथ। तो यहाँ पे अब क्या मिलेगा, सल्फोनामाइड्स मिलेंगे। सल्फोनामाइड्स मिलेंगे टेरिडीन के साथ। हमने एंटीबायोटिक्स खा ली है, सल्फोनामाइड्स खा ली है, ड्रग ले ली है, तो ड्रग जाके जो है टेरिडीन के साथ अटैच हो जाएगी। तो जब अटैच हो जाएगी तो क्या बनेगा, तो पहले क्या बनता होता था, डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड बनता होता था। अब क्या बनेगा, सोडो डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड। सोडो का मतलब है फॉल्स, मतलब अफेक्टेड। सोडो का मतलब क्या है, अफेक्टेड। तो डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड तो बन जाएगा पर सोडो बनेगा, मतलब अफेक्टेड बनेगा, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, मतलब उसके अंदर करेक्शन नहीं होगी, रॉन्ग होगा वो। ठीक है, अफेक्टेड होगा, इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, तो सल्फोनामाइड जब जैसे जाकर टेरिडीन के साथ अटैच होते हैं तो डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड बन तो जाता है पर सोडो बनता है। ठीक है, पहले भी डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड बनता था, पर अब क्या बनेगा, सोडो डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड बन जाए। सोडो डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड बनेगा, पहले क्या होता था, डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड के बाद क्या बनता था, डाईहाइड्रोफोलेट बनेगा। अब भी डाईहाइड्रोफोलेट ही बनेगा, डाईहाइड्रोफोलेट ही बनेगा, पर क्या बनेगा, सोडो बनेगा। आगे सारी चीज़ों के साथ सोडो सोडो लगाते जाना है, सिर्फ सिंपल सी चीज़ है। डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड बन गया, उसके बाद डाईहाइड्रोफोलेट बनेगा पर सोडो बनेगा, फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता था, अब सोडो टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा, और पर जो है ये अफेक्टेड होंगे। ये सारे सोडो सोडो सिर्फ साथ लगाने, और फिर जब टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे जो था डीएनए सिंथेसिस करवा देता था, तो यहाँ पे जो है सोडो टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो डीएनए की सिंथेसिस करवा देगा, पर वो सोडो होगा, इतना एप्लीकेबल नहीं होगा डीएनए। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें ख़राब होंगी, अफेक्टेड होंगी, इन्फेक्टेड होंगी, फॉल्स होंगी, तो फिर जो है सेल अपनी मौत जो है खुद ही मर जाएगा, रप्चर हो जाएगा सेल। जब सेल्स का डीएनए सही नहीं है, ठीक है, वो आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहा, अपनी कम्युनिटी को इंक्रीज़ ही नहीं कर पा रहा, अपने जो है ऑफस्प्रिंग्स को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, तो जो है सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है तो मतलब ये तरीक़ेकार है सिर्फ, जो है हम लोग जब भी एंटीबायोटिक लेते हैं, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स तो हैं, तो ये उसका एक नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और ये इसका जो है एंटीबायोटिक्स लेने के बाद जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, बहुत ईजी है, बस डाईहाइड्रोफोलेट के साथ जो है सोडो लगा देना है, टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ और डीएनए भी के साथ जो है सोडो लगा देने सिर्फ। ट्राइमिथामाइन या फिर पायरीमिथामाइन जो है वो कैन यूज़ इन कम्बिनेशन विद सल्फोनामाइड। वो कह रहे हैं कि सल्फोनामाइड्स को आप लोगों ने जब भी किसी पेशेंट को देना तो अकेले नहीं दे देना, एक साथ नहीं दे देना, बल्कि उसके साथ 2 ड्रग्स कंबाइन करके आप लोग दे सकते हैं। कोई भी एक ट्राइमिथामाइन दे सकते हैं, या फिर पायरीमिथामाइन जो है आप लोग कोई भी एक कंबाइन करके जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, ये पीछे भी हम लोगों ने चीज़ पढ़ी है कि सल्फोनामाइड्स के साथ जो है पायरीमिथामाइन जो हम लोग कंबाइन करके देते हैं। ठीक है,
तो ये हम लोग अभी सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है हम लोगों ने देख लिया है, बहुत ईजी है। अब आगे इसके जो है स्पेक्ट्रम की तरफ चलते हैं। स्पेक्ट्रम के अंदर जो है मैथिसिलीन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, मैथिलिन सेंसिटिव स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, ठीक है। निजीरिया गोनोरिया है, शीगला है, ठीक है। एच इन्फ्लुएंजा है और इकोलाई जो है वो इसके बैक्टीरिया के नाम हैं, ठीक है। और अब क्लिनिकल यूजेस को देखते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस के अंदर जो है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ जाता है, इसके अंदर प्रोस्टाटाइटिस आ जाता है। प्रोस्टाटाइटिस किसको कहते हैं? प्रोस्टाग्लैंड के जो प्रोस्टाग्लैंड का जो आप लोगों का इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आप लोगों के कहाँ पे होते हैं? आप लोगों का जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बिल्कुल दोनों साइडों के पास जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। ये आप लोगों का प्रोस्टेट जो है एक जो सीरम के तौर पे जो वो रिलीज़ करते हैं, जो कि एक मोटिलिटी के लिए हमारी बॉडी के लिए जो है अच्छी चीज़ है। प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है हमारी बॉडी को, प्रोस्टेट कैंसर से। स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है। टोक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया, कंजक्टिवाइटिस, शिगलोसिस, बर्न्स, निमोनिया। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस होता है कि हमारी जो आइज़ हैं, हमारी आइज़ की जो आउटर लेयर है, ये जो है ये क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है और रेड हो जाती है। स्वेल और रेड हो जाती है तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बाकी मुश्किल नाम एक यही है, टोक्सोप्लाज्मोसिस हैं, शिगलोसिस हैं। तो ये चीज़ें जो हम लोग आगे जाके देख लेते हैं। जी गाइस, हाँ स्टूडेंट्स, हमें मिल गया शिगलोसिस क्या चीज़ होता है, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस का मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, ठीक। कंजक्टिवा क्या होता है? कंजक्टिवा होता है हमारी आइज़ की आउटर लेयर होती है, ठीक। कैन बी वायरल या बैक्टीरियल, फिर एलर्जिक, किसी भी चीज़ की वजह से वो इन्फ्लेम हो सकती है, वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, फिर एलर्जिक, किसी भी चीज़ की वजह से जो वो इन्फ्लेमेशन उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद शिगलोसिस की तरफ जब जाते हैं तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज बाय द शिगला बैक्टीरिया। शिगला बैक्टीरिया की वजह से जो है वो ये चीज़ जो है वो शिगलोसिस होती है, डिजीज़ है ये। सिम्टम्स इसके हैं डायरिया, फीवर, स्टमक क्रैम्प्स जो है, मतलब एक आप लोगों के GIT की ही एक जो है शिगलोसिस जो है वो क्या है? डिसऑर्डर है, ठीक है। तो क्लिनिकल यूजेस के अंदर जो है टोक्सोप्लाज्मोसिस भी एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या चीज़ होती है, तो उसको भी देख लेंगे। टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या चीज़ होती है? तो टोक्सोप्लाज्मोसिस है इन्फेक्शन कॉज बाय द पैरासाइट टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो है इसका एक पैरासाइट है, बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये फैलता है। ऑफन ट्रांसमिट थ्रू द अनकुक्ड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर या फिर कैट फीसिस, मतलब इन चीज़ों के थ्रू वो फैलता है। अनकुक्ड फूड खाने से या फिर कंटेमिनेटेड वाटर पीने से या फिर कैट्स या डॉग्स के पास जो लोग रहते हैं उनके फीसिस से ये पैरासाइट बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इनहेल जब हम करते हैं, फ़िज़ा में निकलते हैं, उनके स्पोर्स को हम लोग जो है इनहेल करते हैं टच करने से या फिर कुछ भी करने से टोक्सोप्लाज्मोसिस के जो है वो डिजीज़ हमारे अंदर जो है वो हो सकती है। तो अभी जो है इसके क्लिनिकल यूजेस जो है हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। बर्न्स कहीं पे जल जाए तो वहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, नमूनिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स इसके हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, ठीक है। सो NH2 डीग्रेनुलेट द मसल्स एंड एक्टिवेट देम विच इन अ बैग ऑफ द हिस्टामिन को रिलीज़ करवा देते हैं। SO2 NH2 जो है वो हिस्टामिन की रिलीज़ में जो है वो मदद देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है रीनल टॉक्सिसिटी जो है वो हो सकती है, मतलब हमारी किडनी का जो स्ट्रक्चर है, यूरिन फॉर्मेशन का जितना भी जो है स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी हो सकती है। टू ओवरकम दिस इशू वी यूज़ अल्कनाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ज़ाहिर बात है जो है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो फिर हम लोग जो है वो इसके अगेंस्ट अल्कनाइजिंग एजेंट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सल्फोनामाइड्स आर एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या करते हैं जब किडनीज़ के अंदर जाते हैं तो क्या चीज़ होता है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स इन द किडनीज़। ज़ाहिर बात है हमने सल्फोनामाइड्स की ड्रग ली है, ठीक है। जब वो किडनीज़ में जाएगी तो क्या होगी? उसकी वहाँ पर किडनीज़ के अंदर जाके उसकी क्या हो जाएगी? क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, लीड्स टू हेमाटूरिया, ठीक है। हेमाचूरिया जो है कि किसको कहते हैं? हेमाचूरिया कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन यूरिन, ठीक है। मतलब आप लोग के जो है यूरिन के अंदर क्या चीज़ आना शुरू हो जाती है? ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये सल्फोनामाइड्स का जो है वो एक साइड इफेक्ट है कि रीनल टॉक्सिसिटी करवा देता है, मतलब हमारे जो है वो यूरिन के अंदर जो है ब्लड आना शुरू हो सकता है। ब्लड इन यूरिन जो है ये हो सकता है। एनीमिया हो सकता है। एनीमिया किसको कहते हैं? एनीमिया हम लोग कहते हैं खून की कमी को, एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। तो एनीमिया की बीमारी हो सकती है हमारी। सल्फोनामाइड्स हम जब लेते हैं, किस तरह से इसका वे ऑफ एक्शन है? सल्फोनामाइड्स हम लेते हैं, सल्फोनामाइड्स इनहिबिट द G6PD। G6PD क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डाइएज, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? G6PD का काम क्या है? प्रिवेंट द RBCs फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। G6PD जो है वो RBCs की जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उनको बचाता है। ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स नहीं बनने देता, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो ये RBCs को ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, ठीक है।
सल्फोनामाइड्स इनहिबिट द G6PD। सल्फोनामाइड जो है वो इस G6PD को ही ख़त्म कर देते हैं। हालांकि G6PD हमारी बॉडी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, वो हमारे आरबीसीज को किसी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, किसी भी ऑक्सीडेटिव रेडिकल से जो है फ्री रेडिकल से बचाते हैं। तो ये उस G6PD को ही ख़त्म कर देता है, इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमारे आरबीसीज के ऊपर क्या इंक्रीज़ हो जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आरबीसीज विल ब्रेक डाउन, तो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। बिलीरुबिन विल फॉर्म। अब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन से केमिकल रिलीज होता है, उसको क्या कहते हैं, बिलीरुबिन कहते हैं। अक्यूमुलेट, अब वही जब बिलीरुबिन जो हमारे ब्रेन के अंदर अक्यूमुलेट होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जाके जमता है, तो फिर क्या उसको कह सकते हैं, कर्निक टेरस कह सकते हैं इस बीमारी को। मतलब जो है सल्फोनामाइड्स लेने से जो बहुत इस एनीमिया के अंदर जो है दो तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। एक तो एनीमिया तो होगा ही होगा, मतलब आरबीसी जब डिस्ट्रक्ट होंगे तो खून की कमी तो होगी, पर उसके साथ साथ आरबीसी की डिस्ट्रक्शन से जो है एक बिलीरुबिन केमिकल भी रिलीज़ होगा, जिसको कि हमारी जो है वो ब्रेन के अंदर जाके जब अक्यूमुलेट होगा तो उसको कहेंगे कर्निक टायरस की बीमारी भी जो हमारे हो सकती है। मतलब कितने बड़े बड़े इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एनीमिया, खून की कमी हो सकती है, कर्निक टायरस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये रीनल टॉक्सिसिटी जो है वो हो सकती है, रीनल टॉक्सिसिटी जो है वो भी ये करवा सकते हैं। फिर उसके बाद पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये करवा सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी जो हिस्टामिन को रिलीज़ करवा के। तो अब आगे इसके अगले साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ तो नहीं हैं, तो हम लोग टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं, वो है फ्लोरोकाइनोलोन। सल्फोनामाइड्स क्लियर हो गया है, सल्फोनामाइड्स के बाद आता है फ्लोरोकाइनोलोन्स। तो फ्लोरोकाइनोलोन्स का पेज हमें मिल चुका है। फ्लोरोकाइनोलोन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, फ्लोरोकाइनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको आप लोगों ने मुश्किल नहीं होने देना। फ्लोरोकाइनोलोन्स वर्क बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ द टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम। फ्लोरोकाइनोलोन्स किस तरह से काम करते हैं, ये दो एंजाइम होते हैं, टोपोआइसोमरेज 2 और टोपोआइसोमरेज 4, ये दो एंजाइम होते हैं। इनके जो काम है, इनकी वर्किंग एबिलिटी, इनको इनहिबिट करता है, इनको रोकता है, ख़त्म करता है कौन, फ्लोरोकाइनोलोन्स। फ्लोरोकाइनोलोन्स क्या करते हैं, टोपोआइसोमरेज 2 और टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम जो हैं, इनकी वर्किंग कैपेसिटी को, वर्किंग एबिलिटी को क्या करता है, ख़त्म करता है। These two enzymes are responsible for the DNA synthesis in the bacterial cell। अब वो कहने कि यही जो दो है ना एंजाइम है, टोपोआइसोमरेज 2 और टोपोआइसोमरेज 4 जो है, यही डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प आउट होते हैं। और जब फ्लोरोकाइनोलोन्स इन्हीं दो एंजाइम्स को ही ख़त्म कर देगा ना, तो फिर हमारी डीएनए सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी। तो सेम वही चीज़ है, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स का काम भी यही है कि उन्होंने डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है ग्रो करने नहीं देना। तो जो है सल्फोनामाइड्स का जो था वो एक डिफरेंट वे ऑफ एक्शन था। सल्फोनामाइड्स क्या करते थे, जो है सल्फोनामाइड्स करते थे कि हाँ, सल्फोनामाइड जो है वो हर चीज़ को सोडो कर देते थे। मतलब जो है सल्फोनामाइड जाके टायरिडीन के साथ अटैच हो जाते थे, और फिर जो है उसके बाद क्या होता था, सोडो डाइहाइड्रोटिरोइक एसिड बनता था। फिर उसके बाद है सोडो डाइहाइड्रोटिरोइक एसिड के बाद सोडो डाइहाइड्रोफोलेट बनता था, फिर सोडो टेट्राहाइड्रोफोलेट, फिर सोडो डीएनए ही बनता था, जिसकी वजह से जो डीएनए प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाता था। जबकि फ्लोरोकाइनोलोन्स का जो काम है वो डिफरेंट है। फ्लोरोकाइनोलोन्स क्या करते हैं, वो दो इन एंजाइम्स की जो है को अफेक्ट करते हैं, ख़त्म कर देते हैं इनकी एबिलिटीज़ को, और जिसकी वजह से जो है वो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाती, क्योंकि इन दो एंजाइम्स में ही डीएनए सिंथेसिस करवानी होती है। ठीक है, इनका अगर हम लोग देखते हैं कि टोपोआइसोमरेज 2 जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करता है, और जो टोपोआइसोमरेज 4 जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम इसके देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम में वही चीज़ है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आप लोगों ने कुछ नाम जो है वो लिख देने हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ है, एंटीरोबैक्टर फैमिलाई है, निजीरिया गोनोरिया, निजीरिया मेनिंजिटाइडस, एच इन्फ्लुएंजा और इकोलाई। ग्राम पॉजिटिव के अंदर है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस हैं। फिर उसके बाद है एसिरिचिया कोली जो है वो एक तीसरा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। आप लोग इनके एक दफ़ा नाम याद कर लें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ के, तो फिर आप लोगों को हर चीज़ का जो स्पेक्ट्रम है वो लिखने में मुश्किल नहीं आएगी। फ्लोरोकाइनोलोन्स के यूजेस देख लेते हैं। यूरिस के अंदर आ जाते हैं, यूरिथ्राइटिस आ जाता है, सिस्टाइटिस आ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो ब्लैडर इन्फेक्शन आ सकता है, या फिर प्रोस्टाटाइटिस हो सकता है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन जब हो सकता है उसके अंदर ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स के अंदर जीआईटी इफेक्ट्स के अंदर हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जीआईटी इफेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, मसल पेन, जॉइंट पेन, सीजर्स हैं, और उसके बाद जो है सीवियस टॉक्सिसिटी जो है। और यहाँ पर ही जो है हमारा टॉपिक जो है फ्लोरोकाइनोलोन्स जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसके अंदर जो है मुश्किल टर्म्स आप लोगों को क्या क्या लगेंगी। इसके अंदर आप लोगों को डिप्थेरिया पर 2 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एनाफाइलेक्टिक शॉक कर लिया था, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कर लिया था, कंजक्टिवाइटिस, शिग्लोसिस, बिलीरुबिन, सारा कुछ जो है मतलब कवर कर लिया है। इसके अंदर कोई भी मेरे ख्याल से टर्म जो है वो आप लोगों को मुश्किल लगने वाली नहीं है। तो हम आप लोगों को दोबारा से जो है एक दफ़ा दिखाते हैं, ताकि आप लोग जो है वो ईज़िली इसके स्क्रीनशॉट जो हैं वो ले सकते हैं। और हमारे जो है डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स आज हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, तो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो है वो उसको आप लोगों ने जो है हम लोगों ने लिपिन कोड से इसके जो सारे निशान जो हैं वो निशान कह रहा हूँ, इसके जो है हमने सारे जो नोट्स हैं वो लिपिन कोड की बुक से बनाए हैं। तो आप लोग जो है सेम इनको एज इट इज़ जो है पेपर के अंदर
लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए, आप लोग इनको सेम एज इट इज़ जो है वो लिख सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को जो है वो शेयर करें, और जो है अगर कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। कोई कमी अगर आप लोगों को लगती है कि कोई गलती अगर हमारे नोट्स में है तो वो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर किसी कमेंट का जो है रिप्लाई किया जाएगा। तो आप लोग जो है स्टूडेंट्स दिल लगा के पढ़ा करें। फार्मेसी जो है एंटीबायोटिक्स जो है आज हमारा जो टॉपिक है ख़त्म हो गया है। तीनों किस्म की जो ड्रग्स हैं वो हम लोगों ने कवर कर ली हैं। तो आप लोग जो हैं इनको अच्छे से वीडियोस को बार बार देखा करें, और वीडियोस को जब आप लोग बार बार 1 से 2 दफ़ा 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो आप लोग जो है वो इजीली आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है ज़हन में बैठ जाएंगी। ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो है कि एक दफ़ा अच्छी तरह से कोई समझाने वाला अगर हो तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। तो फ्लोरोकाइनोलोन स्टार्ट हो गया। मतलब एंटीबायोटिक्स में जो है एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पेक्ट्रम, और जो है क्लिनिकल यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स, ये 4 चीज़ें सिर्फ आप लोगों ने याद करनी है। इसके अलावा इनके अंदर जो है कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ही हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट्स उनके भी लेना चाहते हैं तो आप लोग उनके भी ले लें, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी रहे। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।